हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देख रहे थे। एक वीडियो मैंने डाला है, देखिए ये दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाय का प्रयोग किया जा सकता है। किसको कम करना है? तो इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है। और सरकार क्या स्टेप ले सकती है? ए, रक्षा पुलिस आदि पर योजनेतर व्यय बढ़ाना। बी, निर्यात पर अधिक सहायता मतलब सब्सिडी प्रदान करना। सी, बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करना। डी, आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर में कमी करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, अगर हमको मुद्रास्फीति को रोकना है तो इसका आंसर सी होगा, बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करना। अगर देखिए, अगर हम जमा और सेविंग्स पर अगर हम ब्याज दर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसों को बैंक में जमा करवा देंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में मनी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए कि सीआरआर में कमी कर दी जाए, तो जैसे सपोज कीजिए कि 4% है और ये कम होके मान लिया जाए कि 3.5 हो जाए, तो बैंकों के पास अतिरिक्त धन हो जाएगा और वो क्या करेंगे, आसानी से ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे मतलब इन्फ्लेशन रुकेगा नहीं, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं। तो जैसे वस्तुओं की दाम है वो अगर गिरने लगे तो उसको क्या कहते हैं। ए, अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन। बी, मुद्रास्फीति जनित मंदी स्टैगफ्लेशन। सी, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। डी, मंदी रिसेशन। इसका सही आंसर ए होगा। अगर वस्तुओं में क्रमिक गिरावट दर्ज होने लगे तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। रिसेशन क्या होता है कि अगर लगातार 2 क्वार्टर में, जैसे क्वार्टर फर्स्ट हुआ, क्वार्टर सेकेंड हुआ, अगर वृद्धि दर जो है, वृद्धि दर गिरने लगे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि रिसेशन है। अवमूल्यन क्या होता है, तो सरकारें क्या करती हैं, विदेशी मुद्रा की तुलना में वो अपने देश के की जो मुद्रा है उसको घटा देती है। खासकर चीन जो है ऐसा सबसे ज्यादा करता है। अब तो कम करता है, पहले ज्यादा करता था। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसमें मुद्रास्फीति भी आर्थिक वृद्धि आर्थिक वृद्धि या तो स्थिर होती है या गिरती है, और साथ में बेरोजगारी दर भी उच्च होता है, मुद्रास्फीति भी उच्च होती है, ठीक है। तो ये होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन है ए, स्कूली शिक्षा के वर्ष। बी, साक्षरता दर। सी, आयु संभाविता। डी, प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसको तैयार कौन करता है, तो नीति आयोग, ठीक है। टेस्ट किस पे है, तो यूएनडीपी जो निकालती है एमपीआई उस पर आधारित है, ठीक है। तो एमपीआई ने 10 इंडिकेटर्स का उपयोग किया है, ठीक। और जो नीति आयोग ने उपयोग किया उसमें 12 इंडिकेटर उपयोग किए गए हैं। तो जैसे इस एमपीआई में क्या क्या शामिल है, तो हेल्थ शामिल है, एजुकेशन शामिल है, और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं तो वो शामिल है। तो देखिए, हेल्थ में क्या क्या शामिल है, तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन देन इसमें शामिल है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और चीज शामिल है, वो है मैटरनल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ। तो देखिए, न्यूट्रिशन में पोषण, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टालिटी शिशु मृत्यु दर, और मैटरनल हेल्थ मातृत्व स्वास्थ्य। एजुकेशन में क्या शामिल है, द ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, ये शामिल है। उसके बाद स्कूल अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या शामिल है, तो कुकिंग फ्यूल। उसके अलावा इसमें शामिल है सैनिटेशन, स्वच्छता,
ठीक है। उसके बाद शामिल है आपको ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद क्या शामिल है, हाउसिंग, आवास। उसके बाद क्या शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद क्या शामिल है, एसेट्स और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें 12 इंडिकेटर शामिल है। हेल्थ में 3, एजुकेशन में 2 और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं 7, ठीक है। और अगर आप इसमें से ये हटा देते हैं और लास्ट वाला यहाँ हटा देते हैं तो ये हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा जो एमपीआई बनाया जाता है उसका इंडिकेटर। तो देखिए यहाँ सही आंसर क्या होगा, ए, स्कूली शिक्षा के वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पादों की मांग में परिवर्तनों के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ए, अस्थायी बेरोजगारी, बी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सी, चक्रीय बेरोजगारी, डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी चेंज हो गया या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका डिमांड है तो ये आता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है किसी कार्य में तो या तो उत्पादन क्या होगा, स्थिर होगा या नकारात्मक। जैसे आप कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, जितने लोग लगे रहते हैं उनकी आवश्यकता उतनी होती नहीं है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, ये समग्र मांग में कमी आती है। जैसे अर्थव्यवस्था में जब उतार चढ़ाव होता है तो क्या होता है, समग्र मांग में कमी आने लगती है, तो इसीलिए इसको चक्रीय बेरोजगारी। अस्थायी बेरोजगारी, उस समय जो आप चाहते हैं उस तरीके का रोजगार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ समय के लिए लोग काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के उद्देश्य हैं? पहला है तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। दूसरा है लोक स्वास्थ्य सेवाओं और सर्वव्यापी टीकाकरण के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। तीसरा है देश में गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना। तो देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना थी इसकी घोषणा की गई थी 2003 में, ठीक है, घोषणा की गई, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो 2006 से इसे लागू किया गया। इसका मेन जो एम है वो ये है कि क्षेत्रीय संतुलन को कम करना, तो इसमें नए एम्स का निर्माण, ठीक है, एम्स का निर्माण। तो इससे क्या होगा, जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं उसके क्षेत्रीय संतुलन में कमी आएगी। दूसरा इसमें नहीं होगा, इसमें कहीं भी स्वास्थ्य सेवाओं और सर्वव्यापी टीकाकरण की बात नहीं की गई है, तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत होगा तो डी गलत, डी गलत। पहला सही है हमारा और तीसरा ये सही है कि देश में गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए वीडियो व्याख्यान, बी है कक्षा व्याख्यान, सी है शंकाएं दूर करने के लिए ऑनलाइन परिचर्चा फोरम, डी है विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री जिसे डाउनलोड प्रिंट किया जा सकता है। तो देखिए स्वयं जो कार्यक्रम है इसको एचआरडी मिनिस्ट्री ने कब शुरू किया, 2017 में शुरू किया, ठीक है। स्वयं का जो फुल फॉर्म है अगर वो आपको पता है तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है द स्टडी वे ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो शामिल है वो है वीडियो व्याख्यान, शंकाएं दूर करने के लिए ऑनलाइन परिचर्चा और विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री। इसमें कक्षा व्याख्यान को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ऑप्शन है ए राज्य विभाग, बी राजभाषा विभाग, सी राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, डी जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग। इसका सही आंसर सी होगा,
इसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एनपीआई) के अनुसार किसी परिवार हाउसहोल्ड को वंचित माना जाता है यदि पहला, परिवार के एक ही सदस्य की पहचान अल्पपोषित अंडर नरिश्ड के रूप में की जाती है, बी, दूसरा है 15 वर्ष और 49 वर्ष के बीच की आयु वाली किसी महिला सदस्य का शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही है। तो ये दोनों ही सही है। अगर कोई भी परिवार का सदस्य अल्पपोषित है तो वो एनपीआई में शामिल किया जाता है और 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की जो भी आयु है उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सी सही होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है, माध्यमिक विद्यालय आईटीआई पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ सहयोग करेंगे। तीसरा है, व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से एनजीओ द्वारा प्रदान की जाएगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो देखिए ये तीसरा है कि व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये सही नहीं है। तो तीसरा गलत, ये गलत और ये गलत। हमारा पहला सही है कि 2025 तक हम कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दें और उद्योगों के साथ संबंध करके हम माध्यमिक विद्यालय आईटीआई पॉलिटेक्निक को जोड़ा जाए। इस प्रकार हमारा बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह समग्र एसजीडी भारत सूचकांक 2023-24 कंपोजिट एसजीडी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सबसे नीचे है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है ए असम, झारखंड, बिहार। देखिए पहले समझ लीजिए, तो नीति आयोग है, इससे पहले जो रिपोर्ट आया था कंपोजिट एसजीडी इंडेक्स वो आया था 2020-21 का। ठीक है, उसमें जो समग्र स्कोर था वो था 66, जो बढ़ के अब हो गया है 71। जो सबसे जो टॉप परफॉर्मर है उसमें शामिल है आपको केरल, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद है तमिलनाडु। ठीक है, इन दोनों का स्कोर कितना है, 79, तमिलनाडु का स्कोर है 78 और फिर गोवा है। और अगर सबसे लोअर की बात करें इसमें, तो इसमें शामिल है बिहार जो 57 पॉइंट के साथ है, उसके बाद है झारखंड और उसके बाद है नागालैंड। लेकिन ये 2023-24 के हिसाब से है। अब ऑप्शन देखिए, पहला है असम, झारखंड, बिहार। तो ये जो था ये 2020-21 के हिसाब से ये लोएस्ट पोजीशन पर थे। अभी का आंसर होगा नागालैंड, झारखंड और बिहार, आंसर बी। चलिए, सुगम्य भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज का विकास करना है। तीसरा है, इसमें दिव्यांगजनों के लिए पेंशन का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो देखिए कहीं भी पेंशन का प्रावधान नहीं है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा और ये दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सुगम्य भारत अभियान 2015 में ही लॉन्च हुआ था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं के भारांश के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। पहला है, डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक वस्तुओं की तुलना में ईंधन और विद्युत का भारांक अधिक होता है। दूसरा है, डब्ल्यूपीआई में ईंधन और विद्युत की दुकान में विनिर्मित वस्तुओं का भारांक अधिक होता है। तो देखिए पहला जो है ये गलत है। पहले आप समझ लीजिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, तो 2011-12। ठीक है, और इसमें जो निकाला जाता है, तो जैसे मान लीजिए 100% इसका वेटेज है, तो इसमें से जो 22.62% है वो है आपको प्राथमिक वस्तु का। ठीक है, और इसके बाद जो बचा हुआ है
उसमें से 13.15% जो है वो किसका है, फ्यूल, ईंधन एंड विद्युत का, ठीक है। और उसके बाद जो बच गया 64.23% वो किसका है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, विनिर्मित वस्तु का, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए विनिर्मित वस्तुओं का भारांश अधिक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्राथमिक वस्तु की तुलना में ईंधन और विद्युत का भारांश अधिक है, तो ईंधन और विद्युत का भारांश कम है, 13.15 है, लगभग 13%। तो इस प्रकार हमारा केवल बी आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत अन्य राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार करार FTA में शामिल होता है तो भारत के निर्यात की वृद्धि निम्नलिखित में से किन पर निर्भर होगी। पहला है MFN प्रशुल्क टैरिफ की तुलना में प्रशुल्क में कमी की सीमा, ठीक है। तो टैरिफ की तुलना में प्रशुल्क में कमी की सीमा। दूसरा है उद्गम के नियमों के संबंध में छूट की सीमा। तीसरा है स्वच्छता, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों में छूट की सीमा। चौथा है भारत में बुनियादी ढांचे का स्तर। पांचवा है उन राष्ट्रों की आय जिनके साथ भारत मुक्त व्यापार करार में शामिल हुआ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो गया, आप एक चीज से ही निकाल सकते हैं। देखिए उद्गम में नियमों के संबंध में छूट की सीमा अगर भारत दे देगा तो इसका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा बल्कि इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा नहीं होगा, तो दूसरा गलत हो गया, डी, सी और बी कट गया, सही आंसर ए होगा, केवल 1, 3 और 4। तो बुनियादी ढांचे का तो विकास करना होगा और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स में छूट आवश्यक है, नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट तब भी कम हो जाएगा। इस प्रकार सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, भारत की अधिकांश आरक्षित निधि विदेशी मुद्रा के रूप में धारित है। दूसरा, किसी राष्ट्र द्वारा आरक्षित निधि के रूप में विदेशी मुद्रा धारित करने की कोई लागत नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो देखिए भारत की अधिकांश आरक्षित निधि में विदेशी मुद्रा के रूप में ही धारित की जाती है, और अभी जो है आरक्षित निधि लगभग कितना हो गया है, तो लगभग 704 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। दूसरा है कि कोई लागत नहीं होती है, बिल्कुल लागत होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत है, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन है कि जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, भारत के संविधान 115वें संशोधन के मानव उपयोग के लिए अल्कोहल और 5 पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है। दूसरा है भारत के संविधान के 122वें संशोधन में केवल मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है। सी, मूल्यवान धातुओं पर जीएसटी के अंतर्गत 1% की दर से कर लगाया जाता है। डी, बिना तरासे हीरे 0.25% की दर से कर लगाया जाता है। इसमें पूछ रहा है सही कौन नहीं है, तो देखिए ये आसान और टफ दोनों एक साथ है। यहाँ आप देखिए सी में मूल्यवान धातुओं, तो मूल्यवान धातु में क्या आता है, गोल्ड आता है या सिल्वर आता है, इस तरीके की चीजें आती है। तो देखिए अगर आपने कभी इसकी खरीदारी की होगी और उस बिल पर देखेंगे तो जो जीएसटी की दर है 1% में लगती है बल्कि 3% लगाई जाती है। इस प्रकार इसका जो सही नहीं है वो सी होगा। पहले जब एक क्वेश्चन है, गरीबी के आकलन पर तेंदुलकर समिति 2009 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, समिति ने एक अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा समूह बास्केट का उपयोग ग्रामीण और शहरी गरीबी स्तर दोनों को निर्धारित करने के लिए संदर्भ के रूप में किया है। दूसरा, समिति ने गरीबी को आधिकारिक खाद्य कैलोरी मानदंडों पर स्थिर कर दिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दूसरा जो है हमारा गलत है, इसमें खाद्य कैलोरी मापदंडों तक स्थिर नहीं रखा गया है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, इन्होंने एक ही बास्केट बनाया जो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए आंसर ए होगा, केवल एक। प्रति व्यक्ति जीडीपी का स्तर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। पहला, कामकाजी आयु श्रम आयु में जनसंख्या का अनुपात।
दूसरा कार्य भागीदारी दर, तीसरा प्रति श्रमिक उत्पादकता। नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। हम जीडीपी के स्तर को जब कैलकुलेट करते हैं उसमें इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की M1 परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? पहला आरक्षित निधि, दूसरा मुद्रा, तीसरा आवधिक जमा, चौथा मांग जमा। तो देखिए M1 जो होता है इसको हम संकुचित मुद्रा कहते हैं और इसमें जो शामिल होता है मुद्रा शामिल होता है और मांग जमा शामिल होता है। आवधिक जमा इसका अंग नहीं होता है। तो जहां भी 3 है उसको आप हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो मिशन लाइफ है पीएम ने जो घोषित किया था COP28 में उससे ही संबंधित है। पहला है, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अनुक्रिया है, ये सही है। दूसरा, यह बंजर भूमि, नदी, जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देता है, ये भी सही है। तीसरा, यह ग्रामीण निर्धनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले केरोसिन तेल को सौर ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने की भारत सरकार की एक स्कीम है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है तो ए गलत हो गया, डी गलत हो गया। पहला दूसरा सही है तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।